नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है, कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो गए आपको, तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एमपी का मैप है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है। तो आंसर है मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब हमने भूगोल पढ़ा था, हिमालय का निर्माण पढ़ा था, तो मैंने आपको डिफाइन किया था किस प्रकार से विभाजन हुआ है और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। तो बेसिकली मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से एमपी के भौतिक स्वरूप को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट कौन से देखें। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठारिया से बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। अब देखिए, तो मध्य उच्च प्रदेश है, इसको भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका है मध्य भारत का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, इसके जस्ट बाजू में है, इसके नीचे है मालवा का पठार, इसके पूर्व में है रीवा पन्ना का पठार और सबसे नीचे है नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार से 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है जो कि इसके जस्ट नीचे है। इसको अभी पश्चिम से लेकर पूर्व में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, अंत में है मेकाल श्रेणी या मेकाल पहाड़ी, जो भी आप कहें। अंतिम है पूर्वी पठारिया से बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। और इसमें 2 विभाजन, 2 क्षेत्र भी आते हैं, महानदी बेसिन व दंडकारण्य। ये दोनों छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। ये बात क्लियर है। अगला पढ़ते हैं। देखिए, ये एमपी का मैप है। मैंने आपसे कहा कि एमपी के भौतिक स्वरूप को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 3 पार्ट हैं। देखिए, पहला आपका है मध्य उच्च प्रदेश। इसका क्षेत्र यहां से शुरू होता है। देखिए, यहां से नर्मदा सोन घाटी से लेकर ये आपका रीवा पन्ना का पठार है और ये आपका है बेसिकली बुंदेलखंड का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है और ये है आपका मालवा का पठार और यहाँ से आपकी है नर्मदा सोन घाटी। इस प्रकार से इसका विभाजन है। अगर आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मध्य उच्च प्रदेश है इसका आकार कैसा है, इसका आकार किस प्रकार का है। तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आजकल, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं। आप देखिए, ये आपका हो गया मध्य उच्च प्रदेश, 5 पार्ट को पढ़ लिया हमने। सबसे ऊपर है आपका मध्य भारत का पठार, इसके जस्ट बाजू में है ये है आपका बुंदेलखंड का पठार, ये पार्ट इसमें कवर होता है ना। इसके बाद ये वाला पार्ट है आपका मालवा का पठार, सबसे बड़ा विभाजन है ये, सबसे बड़ा 28% कवर करता है ये पूरे विभाजन का। पूरे एमपी का जो क्षेत्रफल है उसका 28% ये अकेला कवर करता है, सबसे बड़ा विभाजन है। इसके बाद इसके जस्ट बाजू में है रीवा पन्ना का पठार, ठीक। इसके जस्ट नीचे है यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी। तो इन 5 को मिलाकर बनता है मध्य उच्च प्रदेश। इसके नीचे है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, इसका क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी के पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व में समाप्त होता है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी या पश्चिमी सतपुड़ा पहाड़ी, उसके बाद पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, फिर है आपकी मेकाल पर्वत श्रेणी। 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ। अंतिम इसका पार्ट है बघेलखंड का पठार, अंतिम है बघेलखंड का पठार, इसे पूर्वी पठार भी कहते हैं। अब देखिए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, किन क्षेत्रों के आधार पर हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। जैसे हम बात करें, एग्जांपल लें कि जैसे हम बात कर रहे हैं मध्य भारत पठार की, जैसे हम पढ़ रहे हैं मध्य भारत के पठार को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, इसके उत्तर में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, सारी बातें। इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें कितने जिले आते हैं, इसमें कितने क्षेत्र में फैला हुआ ये कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। इसके बाद जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होती है,
किस प्रकार की जलवायु होती है, उसके आधार पर हम जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार, यहाँ का वर्षा का वितरण किस प्रकार का है, ये बात क्लियर है। इसके आधार पर हम जानेंगे कि यहाँ पर मृदा कैसी होती है। अगर हमें यहाँ की मृदा का मालूम पड़ गया कि यहाँ मृदा काली होती है कि लाल होती है, कैसी होती है, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कृषि किस प्रकार की होती है, यहाँ पर गेहूं होता है या कपास होता है या जो भी, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर खनिज किस प्रकार का होता है, यहाँ पर खनिज किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर रेवेन्यू कैसा आता है। और यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर टूरिज्म वाले पार्ट कौन से हैं, यार टूरिस्ट के लिए यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस कौन कौन सी है जहाँ से रेवेन्यू आता है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यटन। तो पर्यटन के लिए क्या क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए क्या क्या है, उसके बाद हो गया। इसके बाद और कुछ विशिष्ट अगर कुछ तथ्य होंगे तो वो भी हम पढ़ेंगे, विशिष्ट फैक्ट होते हैं ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, तो सारी बातें। तो इस आधार पर हम हर टॉपिक को, हर विभाजन को पढ़ने वाले हैं। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और देखिए, ये जो विभाजन है इसमें कुछ पहाड़, कुछ पर्वतमाला भी है। जैसे आपके सामने ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं, यहाँ विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर ये देखिए विंध्याचल पर्वत है मालवा के पठार के पूर्व वाले पार्ट में। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार यहाँ पर भी है, इसे यहाँ पर कहते हैं कैमूर पर्वत, यहाँ कहते हैं कैमूर पहाड़ी, और यहाँ कहते हैं आपकी भांडेर, भांडेर पर्वत श्रेणी, ठीक। तो जो विंध्याचल पर्वत का विस्तार पूर्व में भी है, अब कैसा विस्तार कहाँ से कहाँ तक है सभी पढ़ेंगे हम लोग। इसके नीचे यहाँ पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं आगे इसके अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, सॉरी। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि एमपी का जो भौतिक विभाजन है इसमें कौन सा पर्वत या कौन सा पहाड़ कहाँ पर है और कौन सी नदी किसके मध्य में बहती है, ताकि हमको सारे क्वेश्चन, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आइए समझते हैं। देखिए एमपी के ऊपर यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में देखें आप एमपी के, यहाँ पर है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक, यहां पर है आपका यहां पर है मालवा का पठार, यहां पर है मालवा का पठार। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये आपका है, यहां पर है मालवा का पठार और ये है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो देखें इसमें कौन सा पार्ट कहां पर है। देखिए ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका, तो ये पूरा आपका क्षेत्र है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक, अब इसमें ये जो पहाड़ी है ये है आपकी कैमूर पहाड़ी। क्या है ये है कैमूर पहाड़ी। क्लियर है? इसके बाद में ये है आपकी भांडेर, ये है आपकी भांडेर पहाड़ी। कौन सी है? भांडेर। ठीक, और ये है आपकी विंध्याचल पहाड़ी, ये है विंध्याचल पहाड़। ठीक, कैमूर, भांडेर और विंध्याचल, कोई दिक्कत इसमें? और ये यहां से लेकर यहां तक ये है आपकी, ये है विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक, यहां से लेकर यहां तक। बात क्लियर है? अब इसके जस्ट बाजू में, इसके जस्ट बाजू में यहां पर है, यहां पर है बघेलखंड का पठार। क्या है यहां पर? बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक, यहां पर क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला, कैमूर, भांडेर और विंध्याचल पर्वत पहाड़ी। ये यहां पर है बघेलखंड का पठार। इसके जस्ट नीचे यहां पर है आपका, यहां पर है सतपुड़ा पहाड़ी। क्या है यहां पर? यहां पर है सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक, इसके पूर्व में यहां पर है आपकी, यहां पर है महादेव पहाड़ी। क्या है यहां पर? यहां पर है महादेव पहाड़ी, इस पे धूपगढ़ है, सबसे ऊंची चोटी है महादेव पहाड़ी।
ठीक है। और यहां पर है, यहां पर है मेकाल, मेकाल पहाड़ी, यहां पर है मेकाल पहाड़ी। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको कि कौन सी पहाड़ी कहां पर है और किसके नीचे कौन सा है, किसकी लोकेशन कहां पर, तो आपको सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली बनेंगे आपसे, बहुत इजीली। अब देखिए बहुत सिंपल सा है। अब देखिए, ठीक, ये क्लियर हो गया। यहां पर है आपकी विंध्याचल पर्वतमाला, ये कैमूर है, ये भांडेर है, ये आपकी विंध्याचल पहाड़ी है। इसके नीचे यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके बीच यहाँ पर सेंटर में महादेव पहाड़ी है, यहाँ पर है मेकाल पहाड़ी। ये क्लियर है। अब देखिए, मेकाल पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं जो मुख्य हैं। पहली है नर्मदा नदी, देखिए यहाँ से बहती यहाँ निकलती है। और ये है आपकी यहाँ से एक और निकलती, इसका नाम है सो नदी। ठीक, यहाँ पर गंगा में मिल जाती है ये कौन सी नदी है? ये है आपकी नर्मदा नदी, ये है नर्मदा नदी। और ये है सोन नदी। कोई डाउट उसमें, कोई समस्या? आपके सामने है, एकदम आराम से समझना है, आराम आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। अब ये मैप आपके सामने है, ठीक। यहां से मेकाल पहाड़ी से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला के, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला और, अच्छा देखिए, ये सतपुड़ा है, महादेव है, मेकाल है। तो ये जो बेसिकली जो विस्तार है, ये जो विस्तार हो रहा है, ये क्या है? ये है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का विस्तार है ये पूरा क्षेत्र, ये जो पूरा क्षेत्र है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो नर्मदा नदी है वो किसके मध्य बहती है? तो वो बहती है विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रेणी के मध्य में बहती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में एक भ्रंश है, उसमें नर्मदा नदी बहती है। ये बात क्लियर है, रिफ्ट वैली में बहती है। इसके नीचे यहाँ पर ताप्ती नदी बहती है, ठीक है, यहाँ पर ताप्ती बहती है, ये बात क्लियर है, अगला पढ़ेंगे इसको। तो बेसिकली मेकाल से नर्मदा नदी बहती है इन दोनों के मध्य में, और यहाँ से एक नदी निकलती है सो नदी मेकाल से, जो कि बघेलखंड के पठार और कैमूर के पठार के मध्य में बहती है, ठीक, जो कि बघेलखंड के पठार और कैमूर पहाड़ी के मध्य में बहती है। कौन सी नदी है? सोन नदी। बात क्लियर है आपको? अगर ये मैप आपको क्लियर हो गया तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये विंध्याचल पर्वत है, इसके यहाँ पर उत्तर पश्चिम में ये है मालवा का पठार। ये सबसे बड़ा विभाजन है एमपी का। अगर भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे तो मालवा का पठार सबसे बड़ा विभाजन है, 28% कवर करता है। इसके लोकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ से इसके लोकेशन है विंध्याचल के उत्तर पश्चिम में। और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर उसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली, जो कि राजस्थान में आती है, अरावली पर्वत श्रेणी। अब आपको सभी लोकेशन क्लियर हो गई होंगी कि अरावली कहां पर है। ये मालवा के उत्तर पश्चिम में है, ठीक। अब विंध्याचल पर्वत कहां पर है? ये सतपुड़ा के उत्तर में है। सतपुड़ा कहां पर है? नर्मदा नदी के दक्षिण में है, या फिर विंध्याचल के दक्षिण में है। इसके बाद बघेलखंड का पठार कहां पर है? ये पूर्वी क्षेत्र में है। सोन नदी कहाँ बहती है? ये बहती है कैमूर और बघेलखंड के मध्य में। नर्मदा नदी कैसी बहती है, कहाँ बहती है? ये बहती है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में बहती है, दरार घाटी में या भ्रंश घाटी में ये बहती है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपको? अगर ये आपको मैप क्लियर हो गया तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पे है, मैप पे है, ठीक। ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अब देखिए ये विभाजन है। अब इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट है ये, कि कौन सा पार्ट कितना बड़ा है, किसने कितना कवर किया हुआ, सारा ही फैक्चुअल है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं जरा आराम से। देखिए तो ये पार्ट जो है आपका, ये पार्ट यहाँ से लेकर, ये है सिंगल पार्ट है पूरा, मध्य उच्च प्रदेश है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। ये आपका है मध्य उच्च
प्रदेश। ये वाला पार्ट पता है आपको, ये वाला आपका है सतपुड़ा, मेकाल, शेरडी। ठीक, और ये क्या है आपका, ये आपका है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ये बात क्लियर है। अब इस पूरे विभाजन में, इस सातों विभाजन में सबसे बड़ा विभाजन है मालवा का पठार। सबसे बड़ा विभाजन है आपका मालवा का पठार। और इसकी लोकेशन देखिए अभी हमने कहां पर है। इसका क्षेत्रफल जो है वो है 88,222। कितना है, 88,222 स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरे एमपी के क्षेत्रफल का 28% भाग मध्य प्रदेश का कवर करता है। कितना करता है, 28%। इसकी सर्वोच्च चोटी है सिगार, सबसे ऊंची चोटी है सिगार। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी समझें आप बस। इसके उत्तर में है, यहाँ पर है मध्य भारत का पठार। ये कितना है, मध्य भारत का पठार। इसका क्षेत्रफल है 32,896 जो कि 10.68% है। ठीक, इसके जस्ट पूर्व में, जस्ट यहाँ पर देखिए, ये आपका है बुंदेलखंड का पठार। इसका क्षेत्रफल है 23,733 स्क्वायर किलोमीटर जो कि 7.7% है एमपी के क्षेत्रफल का। इसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पर है रीवा पन्ना का पठार जो कि 10.37% कवर किए हुए है एमपी के क्षेत्रफल का। इसके बाद यहाँ पर है नर्मदा बेसिन जो कि 26% भाग कवर किए हुए है, ठीक है, एमपी के क्षेत्रफल का। ये आपका यहाँ पर है जो कि मालवा के पठार के नीचे है। सबके लोकेशन आपको समझनी है। ठीक, अब अगर हम मध्य उच्च प्रदेश को डिवाइड करें, हम इसको अरेंज करें, सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा, घटते क्रम में। ठीक है, तो मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा आपका हो जाएगा, सबसे बड़ा है मालवा का पठार। सबसे बड़ा है मालवा का पठार, टॉप पर आता है ये। इसके बाद ये 28% पार्ट कवर करता है। दूसरा आपका आएगा, दूसरा आएगा नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी ये वाला पार्ट देखिए, ये 26% पार्ट कवर करता है। तो तीसरा आपका आएगा, तीसरा आना चाहिए मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। ठीक, ये आपका 10.68 या 10.7 पार्ट कवर करता है। चौथा आपका आना चाहिए रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार जो कि 10.37 पार्ट कवर करता है। पांचवा आना चाहिए, पांचवा कौन सा आएगा, पांचवा आना चाहिए बुंदेलखंड का पठार जो कि 7.7% कवर करता है। कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। ये हो गया। अब देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मध्य उच्च प्रदेश को घटते क्रम में जमाइए, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। तो मध्य उच्च प्रदेश में सबसे बड़ा भाग है मालवा का और सबसे छोटा भाग है बुंदेलखंड के पठार का। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, आपसे पूछा गया है मध्य उच्च प्रदेश में सबसे छोटा और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है कि भौगोलिक विभाजन में सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। अगर इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो सबसे पहला आएगा आपका मालवा, सबसे पहला आएगा मालवा, फिर आपका आएगा नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी ये 28% है, ये 28% पार्ट कवर किए हुए है। ये आपका 26% पार्ट कवर किए हुए है नर्मदा सोन घाटी। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो कि 11% पार्ट कवर किए हुए है। यहाँ पर देखिए सतपुड़ा मेकाल श्रेणी जो कि 11% पार्ट कवर किया है, तो ये थर्ड नंबर पर आना चाहिए। फिर फोर्थ आपका आएगा मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार ये कितना है, 10.67 या 7 बोल सकते हैं इसको। फिर आपका आएगा रीवा पन्ना का पठार, ये है 10.37%। ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार ये कितना आता है, ये आता है 7.7। ठीक, अंत में आना चाहिए बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार ये है मात्र 7% इसने कवर किया है। तो सबसे टॉपर तो 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ा कौन सा है, मालवा का पठार, और सबसे छोटा है
बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य उच्च प्रदेश में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, इसका आंसर अलग होगा। और पूरे भौगोलिक विभाजन में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, तो इसका आंसर गलत हो, इसका आंसर अलग होगा। ये बात क्लियर है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा विभाजन कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में। ज्यामितीय दृष्टि से त्रिभुजाकार है, हमने पढ़ लिया है। नर्मदा सोन घाटियां एवं अरावली श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी अभी देखा हमने, और इसके जस्ट नीचे है नर्मदा सोन घाटी। तो ये कह रहा है कि जो मध्य उच्च प्रदेश है ये बेसिकली नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत के मध्य में, अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। बात क्लियर है। इसकी उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती है। इसके उत्तर में यमुना नदी बहती है। विंध्याचल भांडेर तथा कैमूर की श्रेणियों, विंध्याचल भांडेर तथा कैमूर की श्रेणियां मध्य उच्च प्रदेश के भाग है। ठीक, ये कह रहा है कि जो विंध्याचल श्रेणी है तो कैमूर और भांडेर इसी के ही पार्ट है। इसका उत्तर पूर्वी विस्तार है जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक, इस प्रदेश को गंगा नदी बेसिन भी कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका निर्माण की बात करें तो आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन तथा दक्कन ट्रैप्स की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? आर्कियन, धारवाड़, विंध्यन और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। यह है आपका सबसे पहला पार्ट है मध्य उच्च में, मध्य भारत का पठार। तो ये आपका सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे आप, ये आपका मध्य भारत का पठार। अब इसके लोकेशन डिस्कस करते हैं दोबारा से एक बार और, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मध्य भारत के पठार की। इसके यहाँ पूर्व की बात करें या पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी। क्या है यहाँ पर? अरावली, यहाँ पर अरावली है। ठीक, यहाँ पर अरावली है। और इसके पूर्व में यहाँ पर है बुंदेलखंड का पठार। ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। इसके दक्षिण में यहाँ है मालवा का पठार। ठीक, इसके दक्षिण में यहाँ पर है मालवा का पठार। और इसके उत्तर में है यमुना का मैदान। यहाँ पर क्या है? यमुना का, यहाँ पर यमुना का मैदान है, यमुना का मैदान। ठीक, उत्तर में क्या है? यमुना का मैदान। पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी। पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड का पठार। इसका दक्षिण में है मालवा का पठार। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम में स्थित है। दक्षिण सीमा मालवा का पठार बनाती है। पश्चिम में राजस्थान है, इसके पश्चिम में राजस्थान है। और उत्तर में यमुना का मैदान है। पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है और दक्षिण में मालवा का पठार है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 32896 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, जो कि है 10.68% एमपी के क्षेत्रफल का। आगे बढ़ेंगे। इसमें जिले जो आते हैं, इसमें कितने जिले शामिल हैं देखिए। इसमें यहां देखिए आप, इसमें जिले समझे पहले कहां से कहां तक है। देखिए, ये आपका भिंड मुरैना, यहां से ये पार्ट का भिंड मुरैना आपका ये है, शिवपुरी भी इसमें कवर होगा, यहाँ से लेकर गुना भी है इसमें। और ये वाला पार्ट देखें आप, इसमें राजगढ़ भी शामिल है, शिवपुरी भी है। और भिंड मुरैना ग्वालियर शिवपुरी गुना, यहाँ से लेकर देखिए ऐसा, ये ऐसा है, इतना पार्ट है ये। ठीक है, भिंड भी है, ग्वालियर भी है, शिवपुरी भी, गुना भी है, और यहाँ पे मंदसौर और नीमच भी है। 6 जिले इसमें है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, हाँ ये भी शामिल है इसमें। देखिए, भिंड भी है, ग्वालियर भी है, मुरैना भी है, श्योपुर भी है, शिवपुरी भी है, और मंदसौर भी है, और नीमच भी है। ठीक, तो भिंड भी है, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी भी शामिल है इसमें, और गुना भी शामिल है इसमें, नीमच, मंदसौर, यहाँ पर इसमें गुना, ये देखिए गुना भी शामिल है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है। बात क्लियर है। चलिए, तो इतने जिले इसमें शामिल हैं। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा जिला इसमें शामिल है या कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आपको उसको लोकेट करते आपको आना चाहिए। अब बात करेंगे जलवायु की। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। इसमें ठंड में अधिक ठंड पड़ती है और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है। देखिए, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, गर्मी में अधिक गर्मी व ठंड में अधिक ठंड यहाँ पड़ती है।
नदियां यहाँ पर बात करें तो चंबल नदी इस पठार की जीवन रेखा कहलाती है। ये विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, इसके उत्तर पश्चिम में एक जानापा पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम होता है। तो चंबल नदी इस पठार की जीवन रेखा कहलाती है। इसके अलावा सिंध, पार्वती, कुवारी, कूनो नदी यहाँ पर बहती हैं इस क्षेत्र में। वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर कम होती है, इस क्षेत्र में वर्षा काफी कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। सबसे कम वर्षा भिंड में होती है पूरे एमपी में। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भैया यहाँ वर्षा कितनी होती है, सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो आंसर है मध्य भारत का पठार। प्रमुख फसलें यहाँ कौन सी हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से सरसों होती है, गेहूं होता है, ज्वार, कपास आदि। तो मुख्य यहाँ पर सरसों होती है। इस पठार को सरसों उत्पादन की हांडी कहते हैं। ठीक है, सरसों उत्पादन की हांडी कहा जाता है। अगर आप खनिज की बात करें तो यहाँ पर चूना पत्थर और चीनी मिट्टियां पाई जाती है। क्या होता है यहाँ पर, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगर आप बात करें टूरिज्म की बात करें तो टूरिस्ट प्लेस के अंतर्गत करेरा अभ्यारण्य आता है, या माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में आता है, यह राष्ट्रीय उद्यान है। जय विलास महल आता है, और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर में है, यहाँ पर अभी चीता लाया गया है, बहुत फेमस हो गया है ये। और गुजरी महल आता है, तेली का मंदिर आता है, सास बहू का मंदिर भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुख्य जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति यहाँ पर निवास करती है। उत्तर पश्चिम पार्ट में सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में लोकेटेड है। दो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर कौन सी जनजाति होती है, तो आंसर है सहरिया। और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आता है कि जनजाति, सहरिया जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, तो आंसर है श्योपुरी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। उद्योग की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें तो भिंड का मालनपुर औद्योगिक केंद्र यहाँ पर काफी फेमस है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, विशेष की बात करें तो मृदा अपरदन इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। चंबल नदी के माध्यम से काफी यहाँ पर मृदा अपरदन होता है, भूमि कटाव होता है। बीहड़ की समस्या से प्रभावित जिले हैं। बीहड़ मतलब कि वहाँ पर ऐसी नदी के जल कटाव के कारण जमीन की जो आपकी मिट्टी होती है उसका आकार ऐसा बन जाता है, नदियाँ बहती हैं तो उससे जो भूमि होती है उसमें कटाव आता है, तो उसका आकार ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं बीहड़। तो बीहड़ की समस्या से प्रभावित जिले कौन कौन से, श्योपुर है, उत्तर में भिंड है, मुरैना है। और इस क्षेत्र में वनों की अत्यधिक कटाई के कारण इसके उत्तरी क्षेत्र का अपरदन सबसे अधिक हुआ है। वन नहीं होंगे तो मृदा अपरदन बहुत स्पीड से होता है। इसमें कहा गया है कि इस क्षेत्र में वन कटाई के कारण इस क्षेत्र में मृदा अपरदन सबसे अधिक हुआ है, जिससे ये क्षेत्र भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया था कि जो मृदा अपरदन हो रहा है इसका सबसे मुख्य कारण कौन सा है, तो ऑप्शन थे कि वन का कटाव, वनों की अत्यधिक तो वन कटाव, तो क्वेश्चन का आंसर था वनों की कटाई के कारण मृदा अपरदन हो रहा है, इसका आंसर था। तो ये आपके सामने है, इसको पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है बुंदेलखंड का पठार। देखिए ये आपका मध्य भारत का पठार है, इसके पश्चिम में, इसके पूर्व में है बुंदेलखंड का पठार। ठीक, अब इसके बारे में जाने तो इसके पश्चिम में है मध्य भारत का पठार, इसके उत्तर में है यमुना का जलोढ़ मैदान, इसके दक्षिण में है रीवा पन्ना का पठार और मालवा का पठार, इसके पूर्व में यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, इसके नीचे यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। चलिए इसमें इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में ये स्थित है। ठीक है, दक्षिणी सीमा मालवा का पठार बनाती है, पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, सही है बिल्कुल, उत्तर में यमुना का जलोढ़ मैदान है, अभी देखा हमने, और दक्षिण पूर्व में पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं, पन्ना और अजयगढ़ की पहाड़ियां। इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इस पहाड़ का ढाल उत्तर की, इसलिए यहाँ को जो नदियां निकलती हैं उनका बहाव उत्तर की ओर होता है, यमुना नदी की ओर। ठीक, क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 23737 जो कि है 7.7% ऑफ एमपी एरिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे जलवायु होती है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है, क्योंकि गर्मी में अधिक गर्मी व ठंड में अधिक ठंड यहाँ पर पाई जाती है।
नदी की बात करें तो यहाँ पर बेतवा, केन, धसान और सिंध नदी बहती हैं। बेतवा नदी को इस पठार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को किस क्षेत्र की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या आने की संभावना होती है। वर्षा यहाँ पर अधिक होती है। जो आपका मध्य भारत का पठार है उसकी अपेक्षा यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। कितनी होती है यहाँ पर? 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ पर ज्वार, गेहूं, तिल और अलसी यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। अगर आप खनिज की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेनाइट, रॉक फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बात करें तो काली और लाल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर ज्वार और तिल, अलसी अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल और काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ये काली है, ये कली नहीं है। तो काली और लाल का मिट्टी का मिश्रण यहाँ पर होता है। ठीक है, काली और लाल का मिश्रण। अब बात करेंगे, अगला आपको टॉपिक है पर्यटन यानी कि टूरिज्म। इसमें देखिए खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, ये बहुत फेमस है, यहाँ से बहुत रेवेन्यू आता है। अगला है धुबेला संग्रहालय जो कि छतरपुर में है। ठीक है, उसके बाद है पीताम्बरा शक्तिपीठ, बहुत फेमस है, दतिया में है। यहाँ से बहुत लोग घूमने आते हैं, यहाँ से भी बहुत रेवेन्यू आता है। इसके बाद है इंडस्ट्री या फिर उद्योग, चंदेरी की साड़ी, चंदेरी साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से डिमांड आती है, यानी यहाँ से जो साड़ी बनती है उसका सप्लाई देश और विदेश में होता है। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से रेवेन्यू आता है। इसके बाद विशेष की बात करें तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। क्या है सिद्ध बाबा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिद्ध बाबा कहाँ पर है, तो इसका आंसर है बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। सिद्ध बाबा, इसकी हाइट है 1172 मीटर की चोटी है। इसका 1/3 भाग समतल मैदान में, ऊपर जो आपका यमुना है उसका मैदान ऐसा लगा हुआ है, तो इसका 1/3 भाग समतल मैदान के रूप में है। ठीक, ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों से निर्मित यह पठार तीनों ओर से अर्धचंद्राकार है। ये देखें आप, ये देखिए इसकी लोकेशन ऐसी है, तो यह है अर्धचंद्राकार। ठीक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई कौन सा ऐसा विभाजन है जिसका आकार इस प्रकार का है। ठीक है, चल ये हो गया आपका। अगला है पन्ना श्रेणी और बिजावर श्रेणी से घिरा हुआ है। क्या है? पन्ना श्रेणी और बिजावर श्रेणी से घिरा हुआ है। इसीलिए तो क्वेश्चन आपको आता है कि जो पन्ना श्रेणी और बिजावर श्रेणी किस पार्ट का हिस्सा है, तो आंसर है बुंदेलखंड का पठार। ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछने की संभावना होती है। अब देखिए, अभी हमने देखा कि जो मध्य भारत का पठार है उसका विस्तार ये भिंड से है, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, मंदसौर, नीमच। अब जो क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ये वाला पार्ट है बुंदेलखंड का, ये कहाँ पर है? अब देखिए दतिया से लेकर दतिया, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, ये निवाड़ी। देखिए दतिया हो गया इसमें। उसके बाद है आपका छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये कवर है इसमें। ठीक है, तो अशोकनगर इसमें कवर नहीं है। दतिया है, छतरपुर है, इसका मतलब विभाजन इस प्रकार से नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए इसमें 4 तो मेन है, दतिया है इसमें, और छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, 4 तो ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ से इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से है। और शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड भी इसमें शामिल है। शिवपुरी, देखिए शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर, इसका ऐसा विभाजन है इसका, ऐसा देखिए, ये ऐसा। ठीक, अब इसमें दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी उसमें मुख्य है, लेकिन इसमें भिंड और ग्वालियर का भी कुछ पार्ट इसमें शामिल है। ठीक है, ये पार्ट, इसका भी कुछ पार्ट इसमें शामिल है। ठीक, तो छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी इसमें आते हैं, और कुछ भाग शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड का भी इसमें इसके अंतर्गत आता है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पठार है, ऐसा कौन सा विभाजन है जिसमें यूपी के 5 जिले शामिल है, तो आंसर है भैया इसका बुंदेलखंड का पठार। इसमें यूपी के 5 जिले शामिल हैं। कौन सा है? बांदा, जालौन,
ललितपुर, हमीरपुर और झांसी। ठीक है, बांदा, जालौन, ललितपुर, झांसी और हमीरपुर। ये बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला आपका है, अगला है मालवा का पठार। ये वाला क्षेत्र है, सबसे बड़ा विभाजन है, 28% कवर किए हुए है। इसके उत्तर में मध्य भारत का पठार है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है, इसके दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है, इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, इसके उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। ये बात क्लियर है? इसके पूर्व में विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का स्थाकर की लोकेशन है। इसका देखिए, इसका जो लोकेशन की बात करें तो मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिम भाग को मालवा पठार कहा जाता है। तो इसका पहला विभाजन था, मध्य उच्च प्रदेश के उत्तर पश्चिम विभाजन को मालवा का पठार कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है ये, 28%। दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, उत्तर में मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड की उच्च भूमियां हैं, पूर्व में विंध्यन पर्वत श्रृंखला है और कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है। ये वाला जो सेंटेंस है, पूर्व में विंध्यन पर्वत श्रृंखला, इसको भी डिस्कस किया था हमने शुरुआत में। कर्क रेखा मालवा के पठार के मध्य से होकर गुजरती है, देखिए ऐसी होकर निकलती है ये। तो कर्क रेखा किस भौगोलिक विभाजन के मध्य से होकर गुजरती है? आंसर है मालवा का पठार। मालवा का पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यहां से निकलती, देखिए ये आपकी विंध्यन पहाड़ी, देखें इसको समझा जा रहा तो, बट ये देखिए ये विंध्याचल पहाड़ी है, ठीक है, और यहां से निकलती है, यहां पर आपका है जानापा पहाड़ी है, यहां से निकलती है चंबल, ऐसी बहती है, यहां से निकलती नर्मदा, ये आपकी नर्मदा नदी है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था, टॉपिक क्या था कि विंध्यन क्या था कि भैया मालवा का पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो क्लियर हो गया। ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर है आपका चंबल मालवा का पठार, और इसके ऊपर बहती है आपकी चंबल नदी और नीचे बहती है नर्मदा नदी। तो इसके मध्य में है इसके मध्य में है मालवा का पठार। तो बिल्कुल सही बात है कि मालवा का पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैमूर और भांडेर। तो बघेलखंड का पठार और कैमूर के मध्य में कौन सी नदी बहती है? और इस प्रकार से क्वेश्चन ये भी आता है कि मालवा का पठार किन दो नदियों का जल विभाजक का कार्य करता है। तो क्वेश्चन आजकल ऐसे आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसके निर्माण की बात करें, तो दक्कन है ये। तो ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, जो आपका दक्षिणी वाला पार्ट है, दक्षिण का जो पठार है उसका उत्तरी भाग है। इसका निर्माण बेसाल्ट और ज्वालामुखी पदार्थों से हुआ है। ठीक, इनके अपघटन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। ये जो बेसाल्ट और ज्वालामुखी अपरदन का निर्माण जो हुआ है, उसके अपरदन से, उसके जमाव से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक, क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा है ये 88,222 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 28% कवर करता है। नदियों की बात करें तो चंबल नदी यहाँ बहती है, छिप्रा, पार्वती, कालीसिंध और बेतवा नदी यहाँ पर बहती है। वर्षा यहाँ पर अच्छी खासी होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर सम जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में ना अधिक गर्मी पड़ती है और शीत में ना की गर्मी। ठीक, मतलब ग्रीष्म में ना अधिक गर्मी और शीत ऋतु में ना अधिक ठंड। यह मौसम हमेशा समान होता है, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा मालवा के क्षेत्र में। अगला आपका टॉपिक है पर्यटन, टूरिज्म। तो उज्जैन यहाँ बहुत फेमस है, अभी उज्जैन का नया निर्माण हुआ है, इसमें काफ़ी काम हुआ है, तो काफ़ी फेमस हो गया। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोग घूमने आ रहे हैं। जब यहाँ पर मोदी जी आए थे तो उस समय यहाँ पर 3 लाख लोग, जिस दिन वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ था, उज्जैन का जिस दिन उद्घाटन हुआ था नए रूप में, उस दिन वहाँ पर लगभग 3 से 4 लाख लोग घूमने आए थे। इस प्रकार से उज्जैन का महत्व बढ़ता जा रहा है, तो काफ़ी इसका महत्व है। तो बेसिकली पर्यटन में उज्जैन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मेन है। इसके बाद है सांची का स्तूप, अगला है भीम बेटिका की गुफाएं, जौहर कुंड है, फिर अगला है नौखंड महल, फिर है खूनी दरवाजा, उसके बाद चंदेरी का किला अशोक नगर में आता है। ये बात क्लियर है। अगला है
विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं। ये सारे पार्ट आपको मेंस में लिखना है। अगर आपसे कभी पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मालवा के पठार को डिफाइन करें, तो आपको इसी तरह से क्षेत्रफल, जलवायु, पर्यटन, इसका जो क्षेत्रफल है, भौतिक स्थिति है, सभी को डिफाइन करके आना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो फ्रेमिंग अच्छी होना चाहिए। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो तो आपकी जो फ्रेमिंग है कि शुरुआत में इंट्रो आता है, विशेषता आती है, इसका जो लोकेशन आता है, मैप आपको आना चाहिए, इसका क्षेत्रफल कैसा है, जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, सारी बातें, उद्योग कैसा है, सारी बातें आपको पता होना चाहिए ताकि आपके मेंस का जो आंसर है, इसकी फ्रेमिंग अगर अच्छी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मालवा के पठार में कितने जिले आते हैं? तो 18 जिले आते हैं। समझे? देखिए आराम से पढ़ना है, लंबा वीडियो है, आराम आराम से पढ़ें आप, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके। देखिए ये मंदसौर है, तो यहां से लेकर आपका कवर होता है, ये आपका मंदसौर है। देखिए मंदसौर है, ये नीमच है, मंदसौर है, रतलाम, झाबुआ और धार, इंदौर, देवास भी कवर इसमें है। और यहाँ पर आपका देखें शाहजहाँपुर भी इसमें आता है, शाहजहाँपुर भी इसमें कवर होता है, मंदसौर, उज्जैन, अशोकनगर, है ना, शाहजहाँपुर भी इसमें होगा। तो ये आपका हो गया शाहजहाँपुर हो गया, यहाँ पे राजगढ़ हो गया, इस प्रकार से यह कवर होगा आपका। ठीक, इसमें मंदसौर, राजगढ़, आगर मालवा भी कवर उसमें होता है, इंदौर, उज्जैन भी इसमें आएगा, भोपाल भी इसमें, ये वाला पार्ट भी कवर होगा इसमें, ये वाला पार्ट भी कवर होगा, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, शाहजहाँपुर, सीहोर भी इसमें आएगा, और अशोकनगर, ये वाला पार्ट भी इसमें आएगा, अशोकनगर, और विदिशा भी आएगा इसमें, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, ठीक है, ये रायसेन भी इसमें आएगा, और अलीराजपुर और गुना। ठीक है, थोड़ा सा हमारा गलत बन गया, छोटा बन गया। देखिए ये इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, गुना, ये सभी इसमें कवर होंगे। ठीक, मंदसौर, राजगढ़, आगरमालवा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम, धार, झाबुआ, देवास, शाहजहाँपुर, सीहोर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, अलीराजपुर और गुना। तो बेसिकली 18 जो है, 18 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम एक बार आ चुका है कि मालवा के पठार में कितने जिले आते हैं, तो आंसर होगा 18 जिले। इसको आप मैप में देखना एक बार, आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगला आपका है प्रमुख फसलें। तो गेहूं, सोयाबीन, कपास, 3 फसल यहाँ प्रमुख है, गेहूं, सोयाबीन, कपास, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी होती है इसलिए यहाँ पर कपास होता है। ठीक, इस पठार को गेहूं ढलिया पठार भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि गेहूं ढलिया प्रदेश या पठार किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर है मालवा के पठार को। उद्योग की बात करेंगे तो सूती कपड़ा बहुत फेमस है, आप जानते ही हैं, काफी फेमस है। सूती कपड़ा उद्योग में इंदौर प्रमुख केंद्र है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, ये भी फेमस है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, फेमस है। प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो मंडीदीप रायसेन में है, इसका बड़ा महत्व है। ऑप्टिकल फाइबर इस समय काफ़ी यूज आ रहा है, जो भी आपका कनेक्शन होता है नेट का, वाईफाई का, इसी से होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का कारखाना मंडीदीप रायसेन में है। अब विशिष्ट क्या है इसमें, देखो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, और सिद्ध बाबा है बुंदेलखंड के पठार की। तो सिगार चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट है 881 मीटर। इसके अतिरिक्त जाना पाव जो कि 854 मीटर ऊंची है, धजारी 810, यहाँ पे चोटियां हैं। ठीक, आपको जो विंध्याचल पहाड़ी है उसके उत्तर में, यहाँ पश्चिम में देखेंगे आप, तो ऊपर सबसे पहले जाना पाव है, फिर धजारी है, इस प्रकार से 3 चोटियां हैं, है ना। जाना पाव से निकलती है चंबल नदी। तो विंध्याचल के उत्तर पश्चिम में ये सब लोकेटेड है, जाना पाव, धजारी, सिगार, ये सब चोटियां हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा समझाऊं आपको मैप में। जैसे कि ये विंध्याचल पर्वत है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी है जाना पाव, फिर आपकी है धजारी, फिर सिगार, या ठीक है, जाना पाव, धजारी और सिगार, 3 चोटियां हैं। तो इनकी लोकेशन दी है विंध्याचल, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर है जाना पाव, धजारी और सिगार, इस प्रकार 3 चोटियां हैं। और सिगार जो है सबसे ऊंची चोटी है,
मालवा के पठार की, 881 मीटर। ठीक है, तो सिगार चोटी है, फिर जहानापाव है, उसके बाद धजारी है। तो 3 चोटियाँ, इसकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर है। ठीक, इसकी हाइट है 881, इसकी हाइट है 854 और इसकी हाइट है धजारी की 810। अन्य चोटियां हैं। मालवा के पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। इसको बाद में पढ़ेंगे कितने युग आपके होते हैं। देखिए, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उसको कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो पृथ्वी है इसके विकास को कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ, तो उसमें एक पार्ट है आपका क्रिटेशियस युग। तो मालवा का निर्माण जो हुआ है वो क्रिटेशियस युग में हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। तो ये है अगला आपका रीवा पन्ना का पठार। ये देखिए यहाँ पर है। तो इसकी लोकेशन क्या है, इसके उत्तर में है बुंदेलखंड का पठार, इसके पश्चिम में है मालवा का पठार, इसके दक्षिण में है बघेलखंड का पठार। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। इसमें कैमूर और भांडेर का निर्माण, इसमें कैमूर, श्रेणी और भांडेर का भी विस्तार है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो है बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण पूर्व में है, अभी देखा हमने, और मालवा के पठार के पूर्व में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 131955 31,955 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि 10.37 है एमपी के क्षेत्रफल का। जलवायु यहाँ पर होती है महाद्वीपी, ना अधिक गर्म ना अधिक ठंड, गर्मी में अधिक गर्मी और ठंड में अधिक ठंडी। मिट्टी कैसी होती है यहाँ पर, बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है और लाल पीली मिट्टी होती है। फसलें की बात करें, गेहूं ज्वार यहाँ पर होती है। वर्षा यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। अगला आपका है खनिज की बात करें तो यहाँ पर खनिज सबसे अधिक मात्रा में होता है, खनिज यहीं पर होता है बस। यहाँ पर पूरे एमपी में सिर्फ पन्ना ही है या रीवा पन्ना का पठार ही जहाँ पर हीरा होता है। तो क्वेश्चन कभी आपको आता है कि एमपी में किस पार्ट में हीरा होता है, तो आंसर है रीवा पन्ना का पठार। ठीक, खनिज यहाँ होते हैं हीरा और चूना पत्थर। तो चूंकि यहाँ पर चूना पत्थर होता है इसलिए यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री भी है। नदियाँ यहाँ पर होती हैं टोंस, केन और बीहड़। बीहड़ जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है फैक्ट में, इसको हम देखेंगे। तो अभी वर्तमान में पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो कि रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, अन्य जलप्रपात केवटी है, बहुटी है, पियावन है। इस सारे इनके लोकेशन आपको देखनी है। अगला है आपका पर्यटन। इसमें मैयर शारदा माँ का मंदिर है, मैयर शारदा माँ का मंदिर है जो कि सतना में आता है। उद्योग की बात करें तो पन्ना हीरा बहुत अच्छा ये मतलब पन्ना हीरा काफ़ी अच्छा उद्योग है। इससे बहुत अधिक मात्रा में रेवेन्यू आता है, बहुत अधिक मात्रा में। अगला है सतना। सीमेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जिप्सम, यहाँ पर चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर है। तो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाएगा कि सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर क्यों है, तो आंसर है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में चूना यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री भी होती है। अगर आप जिलों की बात करोगे तो रीवा, ये देखिए रीवा है, इसमें सतना है, पन्ना है, ये मतलब पन्ना, रीवा, सतना, दमोह भी इसमें आता है और सागर भी इसके अंतर्गत आता है। तो बेसिकली ये वाला पूरा पार्ट इसमें आता है, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा। ठीक, सागर पूरा नहीं आता है, सागर का कुछ पार्ट बांदा और रहली इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, सागर का बांदा और रहली, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा इसके अंतर्गत कवर होते हैं। अगला आपका पार्ट है, इसके प्रमुख पर्वत की बात करें, प्रमुख पर्वत चोटी है इसमें गुडविल, सद्भावना, शिखर। जो रीवा पन्ना का पठार है इसमें प्रमुख चोटी है गुडविल या सद्भावना शिखर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुडविल और सद्भावना चोटी कहाँ पर आते हैं, तो आंसर है रीवा पन्ना के पठार में। और ये किस श्रेणी का हिस्सा है, तो ये विंध्याचल का जो उत्तरी विस्तार है, विंध्याचल का जो उत्तर पूर्वी विस्तार है, जो कि कैमूर भांडेर के नाम से फेमस है, तो ये जो है भांडेर श्रेणी का हिस्सा है। सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी जो है भांडेर श्रेणी का हिस्सा है, उसका पार्ट है। और अगर आप जिले की बात करें तो ये दमोह जिले में आता है। फिर समझे, सद्भावना चोटी या गुडविल चोटी, इसकी हाइट है 752 मीटर। ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये आता है भांडेर श्रेणी के अंतर्गत, जो कि विंध्याचल श्रेणी का उत्तरी
विस्तार है और दमोह जिले के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। विशेष की बात करें, इसे विंध्यन कगारी क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, भांडेर तथा कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठारी भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। ये पर्वत श्रृंखला उत्तर के मैदान और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य में विभाजक का कार्य करती है। आपका जो भारत है तो इसमें उत्तर में मैदान है ना, उत्तर में इसका विशाल मैदान है और नीचे आपका पठारी क्षेत्र है। तो उसके बीच में अगर कोई पर्वत है जो इन दोनों को बांटता है, विभाजित करता है, तो वो है आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक, अगला आपका है नर्मदा सोन घाटी, ये वाला पार्ट। ये इसका जो पार्ट है 26% ये कवर किए हुए है। सेकंड नंबर पर आता है। सबसे बड़ा आपका मालवा का पठार है, इसके बाद सेकंड नंबर पर ये आता है। इसकी लोकेशन है, ये मालवा के पठार के दक्षिण में आता है। ये पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है। इसके दक्षिण में सतपड़ा मेकाल श्रेणी है, इसके पश्चिम इसके पूर्व में बघेलखंड है, रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, चलिए स्थिति इसकी, ये राज्य का सबसे निचला भूभाग है भैया। बहुत अच्छा फैक्ट है। राज्य का सबसे निचला भूभाग कौन सा है? तो आंसर है नर्मदा सोन घाटी, मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा मेकाल श्रेणी के उत्तर में अवस्थित है। अभी देखा हमने, क्षेत्रफल इसका है 86,000 और जो आपका मालवा का पठार उसका क्षेत्रफल था 88,222, इसका है 86,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 26% के अंतर्गत आता है। जलवायु यहाँ पर मानसूनी होती है। गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में साधारण ठंड यहाँ पड़ती है। गर्मी अच्छी पड़ती है लेकिन ठंड यहाँ पर साधारण पड़ती है। वर्षा यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, 125 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। अगला आपका पार्ट है, इसमें जिले। जो आपकी नर्मदा सोन घाटी है इसमें कितने जिले आते हैं? जबलपुर आता है। देखिए ये वाला पार्ट पूरा इसमें आएगा। ये वाला जबलपुर आता है, मंडला आता है, कटनी आता है, होशंगाबाद आता है ना, मंडला कटनी। और ये आपका नरसिंहपुर भी इसमें आता है, हरदा भी आता है, आगे चला गया खंडवा भी आता है इसमें, यहाँ पर देवास भी आता है, रायसेन भी आता है, अनूपपुर, डिंडोरी, ये वाला पार्ट, और सीधी, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर भी इसमें आता है। तो अलीराजपुर भी इसमें आता है ना। उसके बाद आपका बड़वानी भी आता है, खरगोन भी आता है, खंडवा भी आता है, खंडवा भी इसमें आता है ना, नहीं खरगोन इसमें नहीं आता। ठीक, जबलपुर, मंडला, कटनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा, खंडवा, देवास, रायसेन, अनूपपुर, डिंडोरी, सीधी, खरगोन भी आता है, बड़वानी भी आता है और अलीराजपुर भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नदियां की बात करें तो यहाँ पर कौन सी नदी बहती? सबसे प्रमुख नदी है नर्मदा नदी, जिसके नाम से यह है। 100 नदियां बहती है और जोहिला बहती है। जैसे आपके बेसिकली जो मेकाल पर्वत श्रेणी है वहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो जोहिला, तवा, दूधी भी यहाँ पर बहती है। अमरकंटक, नर्मदा, सोन यहाँ से बहती है। फसल की बात करें तो गेहूं, चावल, कपास, मूंगफली यहाँ पर होता है। गेहूं यहाँ पर मुख्य रूप से होता है। मिट्टी की बात करें तो गहरी काली मिट्टी होती है और गहरी काली मिट्टी में गेहूं सबसे अधिक मात्रा में होता है। खनिज की बात करें तो यहाँ पर संगमरमर होता है, सफेद संगमरमर यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में होता है। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में आता है, यहाँ पर सफेद संगमरमर होता है। इसके बाद टंगस्टन यहाँ पर होता है, जो कि ठीक है अगर गांव में होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में। देखिए जो आपका टंगस्टन होता है वो होता है अगर गांव में, अगर गांव। ठीक, चीनी मिट्टी ये होता है जबलपुर में, सुरमा होता है जबलपुर में। अगला आपको टॉपिक है पर्यटन। इसमें 64 योगिनी मंदिर जो कि जबलपुर के भेड़ाघाट में है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में है और हनुमंतिया खंडवा में काफ़ी अच्छा स्थान है, लाइक गोवा जैसा बनाया गया है इसको। और महेश्वर खरगोन में है, काफ़ी फेमस है ये भी। और 52 गजा बड़वानी में है। इस सारे जो आपके प्लेस हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर आते हैं। अगला आपका टॉपिक है इंडस्ट्री, उद्योग। सीमेंट उद्योग यहाँ होता है कटनी में, यहाँ पर भी आपका चूना पत्थर होता है। गन कैरेज फैक्ट्री है जबलपुर में, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर में और सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में। इसका नाम आजकल चेंज हो गया, इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। ठीक, अगला आपका विशेष है नर्मदा सोन घाटी नदी घाटी राज्य का सबसे निचला भूभाग है। नर्मदा तथा सोन नदियों की विषम स्थलाकृतियां होने के कारण
एवं उच्चावच में भिन्नता के कारण नदियों में अनेक जलप्रपातों का निर्माण होता है। कहीं हाइट ऊंची है, कहीं हाइट नीची है, तो उसी कारण से जलप्रपात का निर्माण होता है। नर्मदा के पूर्व व दक्षिण पूर्व में गोंडवाना काल के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला आपका है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। इसका विस्तार देखिए। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी है, 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, देखा था अभी हमने। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, फिर है आपका मेकाल श्रेणी। तो जो आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, इसमें 5 पहाड़ी आती है। बड़वानी की पहाड़ी आती है, उसके बाद बीजगढ़ है ना, बीजगढ़ की आती है, उसके बाद आपकी आती है अखरानी, आसिरगढ़ और अंत में आती है ग्वालीगढ़ पहाड़ी। फिर आपका जो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी है, ये महादेव पर्वत, और इसे यहाँ पर महादेव पर्वत कहते हैं इसको, और ये मध्य सतपुड़ा श्रेणी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बड़वानी, बीजगढ़, अखरानी, आसिरगढ़। देखिए सब कुछ आपके सामने है और एकदम एकदम क्लियर स्वरूप में है, तो आपको बस समझना है और याद करना है और उसके नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो इसको देखें एक बार हम लोग थोड़ा सा। ये आप देखें, ये बड़वानी है, फिर है बीजगढ़ है, अखरानी है। देखिए अब देखिए, ये आपका है सतपुड़ा, यहां से लेकर इसका विस्तार है सतपुड़ा मेकाल श्रेणी का, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। अब यहां पर मैंने आपसे कहा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये आपका पश्चिमी सतपुड़ा पार्ट है। ये आपका है पूर्वी या मध्य सतपुड़ा पार्ट है। ये आपका है मेकाल श्रेणी, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका ये दिख रहा है, ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये पहाड़ दिख रही है, 4 पहाड़ी। ये आपकी एक बड़वानी है, एक बीजगढ़ है, ये वाली, ये आपकी बड़वानी है। देखिए ये आपकी बड़वानी है, ठीक। ये वाली आपकी बीजगढ़ है। ये वाली यहां पर देख रहे हैं, ये वाली ये अखरानी है। क्या है ये? अखरानी। ये आपका आसरगढ़ है, ये है आपका आसरगढ़। ये आता है, उसके बाद ये यहां पर ये दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आपका है ग्वालीगढ़। ये ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है। क्या है? ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। तो ये आपका बड़वानी, बीजगढ़, अखरानी और आसरगढ़, यहाँ पर है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। इसके उत्तर में ये वाला पार्ट जो है, ये वाला मतलब ग्वालीगढ़ के उत्तर पूर्व में है ना, ग्वालीगढ़ पहाड़ी के उत्तर पूर्व में महादेव पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है। ये आपका ग्वालीगढ़ है, इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर ये आपकी महादेव पहाड़ी है, और इस पे ही धूपगढ़ की पहाड़ी है जो कि सबसे ऊंची है एमपी की, क्या 1350, ठीक। तो बड़वानी, बीजगढ़, अखरानी, आसरगढ़, और उसके उत्तर में यहाँ पर पूर्व में यहाँ पर ग्वालीगढ़ की पहाड़ी है, इसके उत्तर पूर्व में महादेव पहाड़ी का विस्तार है। बात क्लियर है? चलिए, ये हो गया आपका। और इसमें ये वाला पार्ट आपका पश्चिमी सतपुड़ा है, ये आपका मध्य सतपुड़ा है जहाँ पर धूपगढ़ की चोटी है, बेसिकली यहाँ पर महादेव पहाड़ी है। और ये है आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये आपका है मेकाल पर्वत श्रेणी, ठीक। ये मेकाल पहाड़ी है। चलिए, ये बात क्लियर है आपको, लोकेशन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका विस्तार देखें, इसका विस्तार कैसा है। इसका विस्तार है गुजरात के पूर्वी भागों से लेकर, जो आपका एमपी का मैप था, यहाँ पर पहाड़, यहाँ पर पश्चिम में गुजरात है, तो गुजरात के पूर्वी भाग से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक इसका विस्तार है। एक मिनट थोड़ा देखें जरा इसको, ये देखें, यहाँ पर गुजरात है, तो गुजरात के पूर्वी भाग से लेकर, यहाँ देखिए, ये आप गुजरात है, ये गुजरात है, इसका पूर्वी भाग हो गया, तो यहाँ से लेकर बुरहानपुर तक इसका विस्तार है। ये आपको यहाँ पड़ता है बुरहानपुर, तो बुरहानपुर तक इसका विस्तार यहाँ पड़ता है बुरहानपुर दर्रा। तो ये जो वाला पार्ट देखो, ये वाला जो पार्ट है, देखिए एक मिनट थोड़ा समझ लें जरा उसको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये है गुजरात, इसका ये जो गुजरात है, इसका ये पूर्वी पार्ट है, पूर्वी गुजरात का। तो यहाँ से इसका विस्तार चालू होता है, यहाँ से, और इसका विस्तार यहाँ तक है। पहले जो आपका पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी सतपुड़ा है, और यहाँ पड़ता है बुरहानपुर दर्रा, यहाँ पर दर्रा पड़ता है
उसको बोलते हैं बुरहानपुर दर्रा। तो इसका विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दर्रे तक है, ठीक है। और जो उसका पश्चिम, उसका पूर्वी पार्ट है सतपुड़ा का, ये यहाँ से लेकर आपको जो बुरहानपुर वाला क्षेत्र है, तो बुरहानपुर से लेकर यहाँ तक इसका विस्तार है, इसके सेंटर में, ठीक है। देखिए, तो गुजरात के पूर्वी भाग से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले तक या दर्रे तक इसका विस्तार है। सतपुड़ा पहाड़ी के पश्चिम भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका जो पश्चिमी पार्ट है उसको राजपीपला पहाड़ी कहते हैं। आसरगढ़ के किले को दक्षिण का द्वार कहते हैं। इसके दक्षिण में जो आपका बुरहानपुर में आसरगढ़ का जो पहाड़ी है, वहाँ पर आसरगढ़ का किला भी है, तो इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं। बात क्लियर है। बड़वानी, बीचगढ़, अखरानी और उसके बाद पड़ता है आसरगढ़। तो आसरगढ़ में ये किला है, इसे दक्षिण का द्वार कहते हैं। आसरगढ़ पहाड़ी तथा नर्मदा नदी के मध्य में निमाड़ का मैदान स्थित है। आसरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा घाटी के मध्य में जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं निमाड़ का मैदान। क्या बोलते हैं? निमाड़ का मैदान, ठीक। इसके बाद है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, जो आपके मध्य में है, बुरहानपुर के पूर्व से आरंभ होता है, देखा अभी हमने। इसके दक्षिण में महादेव की पहाड़ी है, बिल्कुल सही बात है, 1200 मीटर की इसकी हाइट है। पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी, जो आपको पचमढ़ी पड़ता है होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में, पचमढ़ी के समीप सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है धूपगढ़ चोटी। इसकी हाइट है 1350 मीटर, जो महादेव पहाड़ी का भाग है, ठीक। बड़वानी, बीचगढ़, अखरानी, असरानी, इसके बाद पड़ता है ग्वालीगढ़। तो ग्वालगढ़ के उत्तर पूर्व में है आपका महादेव पहाड़ी, और महादेव पहाड़ी पर आता है आपका ये धूपगढ़ की चोटी। तो धूपगढ़ की चोटी जो है महादेव पहाड़ी का भाग है। ये एमपीपीएससी में पूछा गया है कि जो धूपगढ़ है ये किसका पार्ट है, तो आंसर है महादेव पहाड़ी का भाग है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कीय तथा गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार स्थित है। यहाँ पर कोयले सर्वाधिक मात्रा में, या यहाँ पर भंडार है इनका, ठीक है। मैकाल श्रेणी की बात हो रही है, जो कि सबसे पूर्व में है। सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग है ये सतपुड़ा का। और अगला है अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा है, इसका विस्तार ऐसा है, ऐसा, तो यहाँ कम चौड़ा है और यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ा है, ठीक। तो ये अपेक्षाकृत ज्यादा चौड़ा है, कहाँ पर? पूर्व में। डेक्कन ट्रेप से बना हुआ है ये, ठीक है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, ये बात क्लियर है। इसके बाद इसका अधिकांश क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका मैक्सिमम पार्ट छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो कौन सा पार्ट है एमपी का जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है? तो मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी हाइट 1350 है, इसकी हाइट है 10,1064 मीटर, जो मैकाल श्रेणी में स्थित है। अगला है अमरकंटक मैकाल श्रेणी का पठार है, जहां से नर्मदा, सोन तथा जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। ये बात क्लियर है आपको। अगला पढ़ते हैं, चलिए। अगला है इसमें पूर्वी या बघेलखंड का पठार। देखिए, इसका विस्तार की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में इसका विस्तार अभी देखा था हमने। इसका विस्तार है, देखिए इस पे नहीं दिया हुआ, इसका मैप देखते हैं बल्बो। देखें, अभी बात हो रही है बघेलखंड के पठार की या आपके पूर्वी पठार की बात हो रही है। इसके पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी है, इसके दक्षिण पूर्व में है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इसके उत्तर में है रीवा पन्ना का पठार। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके दक्षिण में है छत्तीसगढ़ और उत्तर में यूपी। चलिए, पूर्वी या बघेलखंड का पठार, इसका विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व स्थित में इसका विस्तार है। और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ भी देखा हमने, सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। अगर आप क्षेत्रफल की बात करोगे तो 21577 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये सबसे छोटा विभाजन है 7% के हिसाब से। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है, ठीक। अब इसका निर्माण की बात करें तो गोंडवाना शैल समूह से निर्मित है, जिसके कारण ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज क्षेत्र है। गोंडवाना क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है।
इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक खनिज होते हैं। अब जिले कितने कवर होते हैं, देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पूरा इसके अंतर्गत आता है। कौन कौन सा, सीधी है, सिंगरौली है, सीधी है, सिंगरौली है, शहडोल है ना, उमरिया है, ये वाला पार्ट है, अनूपपुर है और कटनी है। कटनी का मुडवारा क्षेत्र भी इसमें आता है। ठीक है, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और अनूपपुर और कटनी का मुडवारा इसके अंतर्गत आता है। अगला है आपका वर्षा। तो वर्षा यहाँ पर काफ़ी अच्छी होती है, 125 से 140 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। नदियाँ सोन, जोहिला और रेहंद नदी यहाँ पर होती है। खनिज की बात करेंगे तो कोयला प्रमुख है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र, देखिए ध्यान से पढ़ना है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली में सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर कोयला होता है। उसके अलावा कोयले के अलावा यहाँ पर कोरंडम होता है, बॉक्साइट होता है, चूने का पत्थर होता है और फायर क्ले होता है। इसलिए इसके आसपास सीमेंट की फैक्ट्री होती हैं। मृदा की बात करें तो यहाँ पर लाल, पीली, बलुई, दोमट मिट्टी होती है। अब चूंकि यहाँ पर लाल पीली मिट्टी होती है इसलिए यहाँ पर धान यानी चावल सबसे अधिक मात्रा में होता है। यहाँ की प्रमुख फसल दाल ही है। अगर आप अगला आपका टॉपिक है पर्यटन, तो बांधवगढ़ का उद्यान यहाँ पर है, ठीक है, जो कि उमरिया में आता है। उसके बाद अगला है अमरकंटक, जहाँ से नदी निकलती है, काफ़ी फेमस स्थान है ये। और उसके बाद है इंडस्ट्रियल एरिया, तो उसमें शहडोल है, उमरिया है, सिंगरौली है। सिंगरौली जो है यहाँ पर बैंढन मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। बैंढन को मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा की जो उत्पादन होता है सबसे अधिक मात्रा में होता है। कर्क रेखा यहाँ से भी गुजरती है। मालवा के पठार को 2 बराबर भाग में बांटती है और उसके अलावा जो आपका पूर्वी पठार यहाँ से भी कर्क रेखा होकर निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने मध्य प्रदेश के भौतिक स्वरूप को समझ लिया है। अब अगर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चाहे वो MPPSC हो, SSC हो, SI हो, रेलवे हो, जो भी एग्जाम होगा सभी में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।